संसद में मीडिया को एक पैन ले जाना भी अलाउड नहीं हो जाता। 2 युवक पहुंच जाते हैं, वो भी कनस्तर लेकर। वहाँ की सिक्योरिटी क्या कर रही होगी? ये हो सकता है कि जरूर कुछ ना कुछ लोग इन्वॉल्व रहे हों या शायद कि संसद में ही मतलब कि लोगों की कुछ साजिश रही हो, कुछ ऐसा हो सकता है कि जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है। कई बार भारत जैसे देश में 50,000 या 1 लाख नौकरियां कुछ भी नहीं है, और ऐसा नहीं है पहले नौकरियां नहीं मिलती थी, लेकिन ये ड्रामेबाजी ज्यादा हो रही है, नौकरियां कम दी जा रही है। जो भगत सिंह जी ने कहा था कि बहरे लोगों को धमाके की जरूरत होती है, तो आज एक बड़ा धमाका किया उन्होंने। हो सकता है इनका तरीका गलत रहा हो विरोध करने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि उनका मुद्दा गलत है। मुद्दा बिल्कुल सही है, जेन्युइन मुद्दा है, और इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। अभी बात आएगी वेस्ट बंगाल की, महाराष्ट्र की, कर्नाटका की, तेलंगाना की, वहां से जो सीटें वो पहले जीत करके आए थे, मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी वो सीट जीत पाएंगे। एक्चुअल में समस्या क्या आ रही है, यहाँ सत्ता पक्ष की ताकत से ज्यादा अपोजिशन की नाकारा या उनका कमियां हैं। जैसे बीजेपी का बूथ लेवल मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट, मैन टू मैन मार्किंग। भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी के अलावा 50 और संगठन काम करते हैं। जैसे अंग्रेज करते थे ना, फूट डालो और शासन करो, तो उन्होंने भी बांटने का काम वही कर रहे हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। मेन मुद्दों पर ध्यान नहीं। नागरिकों के, आम परिवारों के बच्चे शिक्षा ले ही ना पाए। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया। आप देखिए जिन यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़े, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और पूरे साल की फीस शायद 5,000 रुपए से कम थी उस समय पर, और आज शायद 1 लाख रुपए से भी शायद पूरे साल पढ़ाई ना हो पाए। 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, और थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सरकार चली जाएगी। 2024 में अगर विपक्ष ने मेन मुद्दे, जो जनता के मुद्दे अगर सॉलिड तरीके से, तकड़े तरीके से अगर पकड़ लिए, तो भारतीय जनता पार्टी 2024 में सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार के साथ रितेश मंगवाना, और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा में एक बड़ी चूक हुई है। 2 युवक दो कनस्तर लेके उन्होंने पीले कलर का धुआं उड़ाया है। इससे ये देखना है कि नए संसद में इस तरीके की सुरक्षा में चूक होना क्या मोदी जी की एक बड़ी गलती मानी जा रही है। तो सीधा हमारे साथ पॉलिटिकल ट्रेनर हैं, जिनसे सीधा बातचीत करेंगे कि संसद में जहाँ भारतीय जनता पार्टी ये दुहाई देती है कि हमारे शासन में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ व्यवस्थित है, और इस तरीके की संसद में बड़ी चूक होना क्या कहलाता है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। अपना परिचय दीजिए और ये बताइए, बड़ी खबर ये आ रही है कि पार्लियामेंट में 2 युवक घुस जाते हैं, इस तरीके की हरकत होना क्या कहलाता है? क्या प्रधानमंत्री सही से देश नहीं चला पा रहे हैं? देखिए, मैं शाहनवाज चौधरी भारती, एक पॉलिटिकल ट्रेनर हूँ, पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग देता हूँ। ये तो कहना खैर जल्दबाजी हो जाएगा, सही तरह से देश चला पा रहे नहीं चला पा रहे, तो डिबेट का विषय है, लेकिन ये बहुत बड़ी चूक है सिक्योरिटी में, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि वो लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगारी के ऊपर आवाज उठा रहे हैं, तो बेरोजगारी तो एक गंभीर समस्या है ही। देश में मैं भी अलग अलग मुद्दों पे काम कर रहा हूँ। देश की एक बड़ी समस्या कर्जे की समस्या है। भारत सरकार का ही आंकड़ा है, पिछले 5 साल में 50,000 ज्यादा लोगों ने कर्जे कारण आत्महत्या की। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, किसानों की समस्या है, तो इन समस्याओं के समाधान करने चाहिए। यदि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबके लिए है, हम सबके लिए काम कर रहे हैं, तो फिर बेरोजगारी तो एक बड़ी समस्या है ही। और अगर उन्होंने ऐसा किया, ये नहीं करना चाहिए था, तरीका ठीक नहीं है, मुद्दा सही है उनका, तरीका ये गलत है। ऑब्वियस सी बात है, संसद की गरिमा होती है, वहाँ की सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होता है, और एक बहुत बड़ी चूक तो है ही, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मुद्दा सही है उनका, मुद्दा गलत नहीं है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, सरकार को इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। संसद में मीडिया को एक पैन ले जाना भी अलाउड नहीं हो जाता। 2 युवक पहुंच जाते हैं, वो भी कनस्तर लेकर। वहाँ की सिक्योरिटी क्या कर रही होगी? देखिए, ऐसा है, सिक्योरिटी लैप्स तो है ही, अब वो तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। अभी तो ये कहना जल्दबाजी होगा कि कैसे हुआ, लेकिन ये हो सकता है कि जरूर कुछ ना कुछ लोग इन्वॉल्व रहे हों या शायद संसद में ही मतलब कि लोगों की कुछ साजिश रही हो, कुछ ऐसा हो सकता है कि जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है। कई बार कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, ऐसा भी हो सकता है कि मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए एक नया मुद्दा देश में मिल जाए, और जो मेन समस्या है उन समस्याओं पर ध्यान ना जाए। वो तो सिक्योरिटी लैब्स एक अलग मुद्दा है। मैं समझता हूँ इसको 2 नजरिए से देखना चाहिए। एक तो बेरोजगारी की समस्या, जिस कारण से उन्होंने ऐसा किया, और एक जिस तरीके से किया। तरीका गलत है, मुद्दा सही है, कारण ठीक है। मैं समझता हूँ बेरोजगारी बड़ी समस्या है। तो लड़की बाहर थी जो प्रदर्शन कर रही थी, नारे लगा रही थी, जिसका नाम नीलम है, वो कह रही है स्टूडेंट है, और भारत में इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है, तभी हम लोगों ने इस तरीके का कहा। उससे पूछा भी गया कि आप किसी संगठन से नहीं है, उन्होंने कह दिया, खारिज कर दिया कि हम स्टूडेंट है, और बेरोजगारी इस तरीके से बढ़ गई, तो इस तरीके का कदम हम उठाना। सरकार जो है वो बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है। 50,000 लोगों को नौकरी देकर के भी ऐसा समारोह आयोजन किया जाता है कि जैसे कितना बड़ा काम हो गया। भारत जैसे देश में 50,000 या 1 लाख नौकरियां कुछ भी नहीं है, और ऐसा नहीं है पहले नौकरियां नहीं मिलती थी, लेकिन ये ड्रामेबाजी ज्यादा हो रही है, नौकरियां कम दी जा रही है, समस्या की गंभीरता को नहीं समझा जा रहा। तो आज एक व्यक्ति ने क्या, कल और लोग करेंगे, क्योंकि अब रास्ता दिख गया लोगों को कि भाई सरकार कैसे सुनेगी। और वो जो भगत सिंह जी ने कहा था कि बहरे लोगों को धमाके की जरूरत होती है, तो आज एक बड़ा धमाका किया उन्होंने। इस तरीके से सभी स्टूडेंट जो है अगर इस तरीके से करने लगे, तो आगे भविष्य क्या होगा? और प्रधानमंत्री लगातार कह रहे सबका साथ सबका विकास, अमृत काल का चल रहा है, डिजिटल इंडिया बना दिया, फिर स्टूडेंट इस तरीके की हरकत कर रहे हैं।
देखिए, मित्र काल है, ये अमृत काल नहीं है। जो हाँ। अपने मित्र हैं उनके लिए तो काम किया जा रहा है, जनता के लिए तो नहीं हो रहा ना। जैसे मैंने कहा कि बेरोजगारी एक समस्या है, कर्जा एक समस्या है। अभी सरकार के ही आंकड़े, इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार कब कब सुनेगी? या जनता के पास डेमोक्रेसी में क्या अधिकार है? विरोध का ही तो अधिकार है। हो सकता है इनका तरीका गलत रहा हो विरोध करने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि उनका मुद्दा गलत है। मुद्दा बिल्कुल सही है, जेन्युइन मुद्दा है और इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए। कम से कम इसी बहाने से ही मीडिया, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया, भाई आप यूट्यूबर्स तो कर रहे हैं अच्छा काम, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया हो सकता है आज बेरोजगारी का मुद्दा उठाने लग जाए। लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वो, उनकी आंखों पर तो जो चश्मा लगा दिया गया है, उन्हें तो सब कुछ बढ़िया 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 दिख रहा है। अगर सरकार कुछ काम नहीं कर रही, अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए विधानसभा, वहाँ पर कैसे सरकार बन जाती है बीजेपी? कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आ रही है ना मोदी जी। देखिए, ऐसा है, चुनाव, मैं पॉलिटिकल ट्रेनर हूं, मैं जानता हूं चुनाव जीतने के लिए क्या क्या किया जाता है। चुनाव एक अलग चीज है, समस्याएं अलग चीज है। और अगर ऐसा होता कि चुनाव जीतना ही पैमाना है, तो बहुत सारे ऐसे लोग चुनाव जीत जाते हैं जो क्रिमिनल हैं या गलत काम करके जाते हैं, महिलाओं के साथ शोषण करते हैं, सांसद बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या, उनको माफ कर दिया जाए? वो एक अलग मुद्दा है। अगर चुनाव जीत जाने से ही सारी चीजें तय होती, तो फिर तो बाकी चीजें बंद कर देनी चाहिए, विरोध प्रदर्शन कुछ होना नहीं चाहिए। चुनाव जीत के बाद खत्म होती है। विपक्ष जो है ईवीएम पे ठीकरा फोड़ रहा है, कह रहा है कि ईवीएम में हैकिंग हुई है, और आप ट्रेनर हैं, आपको पता है कि क्या अंदरूनी मामले रहते हैं, किस तरीके की प्रक्रिया होती है, तो क्या बताना चाहेंगे? हैकिंग हुई है क्या ईवीएम में? घोटाला देखिए, हुआ है? मैं पहले दिन से ही सहमत हूँ इस बात से कि ईवीएम में इतने बड़े स्केल पर मैनिपुलेशन हो पाना संभव नहीं है। लेकिन वहीं मैं ये भी मानता हूँ कि वो एक मशीन ही है। जब एक मोबाइल फोन को हैक किया जा सकता है, तो ये तो संभव नहीं है कि ना किया जा सके। लेकिन इतने बड़े स्केल पर ईवीएम पर, एक्चुअल में ईवीएम हैक नहीं है, दिमाग हैक किया हुआ है। किसका हैक किया हुआ है दिमाग? उस जनता का जिसे अलग अलग मुद्दों में भटका रखा है। योजना ऐसी दे रखी है, अभी फ्री का एक ने शुरू किया, फिर दूसरे ने शुरू किया, सबने शुरू कर दिया। तो जनता को, जैसे होता है ना, एक व्यक्ति को एक मछली चाहिए, तो सरकार कहती है, नेता कहते हैं हम आपको रोज मछली लाकर देंगे, लेकिन मछली पकड़ना नहीं सिखाएंगे, क्योंकि अगर पकड़ना सिखा दिया तो वो आप पर डिपेंड नहीं रहेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, लेकिन चुनाव जीत जाने से इससे संबंध नहीं है। मुद्दा है बेरोजगारी, बहुत बड़ा मुद्दा है, और अभी क्योंकि वो लोग संगठित नहीं है, रहने वाला ये मुद्दा लोकसभा चुनाव बिल्कुल रहने वाला है, और इसका बहुत गंभीर परिणाम सरकार को भुगतने पड़ेंगे। और सरकार इस मुगालते में, इस गलतफहमी में ना रहे कि 3 राज्य जीत गए। जिन राज्यों में वो जीते हैं, उन राज्यों की मैक्सिमम लोकसभा वो पहले ही जीते हुए हैं। अभी बात आएगी वेस्ट बंगाल की, महाराष्ट्र की, कर्नाटका की, तेलंगाना की, वहां से जो सीटें वो पहले जीत करके आए थे, मुझे नहीं लगता नरेंद्र मोदी जी वो सीट जीत पाएंगे। और 303 सीटें हैं अभी वर्तमान में, कुछ सांसदों को उन्होंने हटा दिया, 272 का बहुमत चाहिए। अगर इन 4 राज्यों की सीटें जो बीजेपी जीती है वो माइनस कर दें, तो बीजेपी बहुमत से दूर रह जाएगी। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा टक्कर देगा या फिर राम मंदिर टक्कर देगा? देखिए, राम मंदिर एक आस्था का विषय है, उस पर तो हम लोग नहीं जाएंगे, और मंदिर से रोजगार तो नहीं मिलेगा ना। अभी आप मंदिर कुछ लोगों को बना करके कुछ संस्थाओं को फायदा दे दें, और बाकी जो लोग वहां बाहर बैठे हों वो भीख मांगने लगे, उसको भी आप रोजगार बोलने लगे, तो अलग बात है। बट मैं समझता हूँ कि दोनों अलग अलग चीजें, दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए। बेरोजगारी पर कोई कॉन्क्रीट प्लान सरकार को बनाना पड़ेगा, इसके अलावा काम नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार इस मुद्दे की गंभीरता को नहीं समझ रही थी। आज के बाद मुझे लग रहा है शायद सरकार समझेगी, अगर सरकार थोड़ी सी भी सीरियस है तो। प्रधानमंत्री वही कहते हैं कि मोदी का मतलब गारंटी, और गारंटी को धरातल पर उतारना। उतार पा रहे हैं गारंटी अपनी? देखिए, गारंटी तो क्या वो बोलूं मैं, बस कथनी और करनी का अंतर है। गारंटी जो कही जाती है और जो की जाती है उसमें बहुत फर्क है। मैं मध्य प्रदेश भी गया, तेलंगाना भी गया, सभी राज्यों में मैं गया लगभग चुनाव के समय में। वहां पर टोटल कोशिश की गई ध्रुवीकरण किया जाए, और जो लाभार्थी है उनको यूज किया जाए, और किया भी उन्होंने यूज। और जो अपोजिशन, एक्चुअल में समस्या क्या आ रही है, यहाँ सत्ता पक्ष की ताकत से ज्यादा अपोजिशन की नाकारा या उनका कमियां हैं। जैसे बीजेपी का बूथ लेवल मैनेजमेंट, इलेक्शन मैनेजमेंट, मैन टू मैन मार्किंग। भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के अलावा 50 और संगठन काम करते हैं। कांग्रेस के या बाकी पार्टियों के लिए ऐसे संगठन नहीं है जो काम करते हैं, और वो स्वयंसेवी संगठन है जिनके 1-1 लाख कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, घर घर जाते हैं, मैन टू मैन मार्किंग करते हैं, बूथ लेवल मैनेजमेंट है, मशीनरी उनकी स्ट्रांग है, पैसा उनके पास ज्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, चुनाव में हराने के लिए, तो उससे मजबूत बनना पड़ेगा। तो मोदी जी कहते हैं हमारा टीम वर्क काम कर रहा है, तो ये वाकई में कर रहा है क्या टीम वर्क? नहीं, टीम वीम तो कुछ नहीं है, 1.5 लोग सरकार चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, टीम क्या है इसमें? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की भी कितनी चलती है हम समझ सकते हैं। 3 राज्यों में देखिए ना, जिन लोगों को चेहरे को मुख्यमंत्री बनना था, उनमें से डमी लोगों को खड़ा कर दिया, क्योंकि वो चाहते हैं रिमोट कंट्रोल रहे हमारे पास। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आया जो नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे सकता है, तो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और ये तानाशाह का जो सिम्टम है, उसमें पहला सिम्टम यही होता है कि तानाशाह अपने बराबर किसी को नहीं आने देता, चाहे वो कोई काबिल हो या कितना ही कैपेबल व्यक्ति। वसुंधरा राजे ने ये कहा था, मुझे राजस्थान 1 साल के लिए दे दीजिए, पर इस तरीके का उनको झटका लगना। वहां पर आपने देखा 5 राज्यों में, 4 राज्यों में सीएम बदल दिए गए, मामा के नाम पर वोट पड़ा, पर वहां पर सीएम कोई और बना। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने वही कहा ना कि अभी नरेंद्र मोदी जी ये बात अच्छी तरह समझते हैं कि अगर
किसी भी व्यक्ति को सत्ता में बने रहना है लंबे समय तक, तो अपने सबसे पहले जो लोग चैलेंज कर सकते हैं उनको हटाना होगा। और चैलेंज कौन कर सकता है? जो एक्सपीरियंस होगा, जिसने ऑलरेडी काम किया होगा। तो वसुंधरा जी हो या शिवराज जी, उन्होंने काम किया है, उनकी फैन फॉलोइंग है, तो उनको साइडलाइन कैसे किया जाए? यही बढ़िया मुद्दा था, उन्होंने साइडलाइन कर दिया। पर जितना भी आपने देखा कि अभी राजस्थान के सीएम चुने गए, जो डिप्यूटी सीएम है वो एससी है और ठाकुर है, कहीं ना कहीं सारे कार्ड्स प्ले कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। सारे नहीं, वो जातिगत कार्ड है, और जाति और धर्म की तो राजनीति भारतीय जनता पार्टी से अच्छी तरह कोई और कर नहीं सकता है। उन्होंने जैसे अंग्रेज करते थे ना, फूट डालो और शासन करो, तो उन्होंने भी बांटने का काम वही कर रहे हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। मेन मुद्दों पर ध्यान नहीं है। मेन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। मेन मुद्दे क्या है? मेन सबसे बड़ा मुद्दा तो मैं समझता हूँ आज की डेट में बेरोजगारी है, किसानों का मुद्दा है, कर्जे की एक बड़ी समस्या है, जो सरकार के आंकड़े जैसे मैंने आपको बताए। शिक्षा का मुद्दा है, शिक्षा में जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, और जिस तरह से अभी नई शिक्षा नीति लाई जा रही है कि आम नागरिकों के, आम परिवारों के बच्चे शिक्षा ले ही ना पाए। शिक्षा को इतना महंगा कर दिया गया। आप देखिए, जिन यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़े, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा, और पूरे साल की फीस शायद 5,000 रुपए से कम थी उस समय पर, और आज शायद 1 लाख रुपए से भी शायद पूरे साल पढ़ाई ना हो पाए वहाँ। तो 9 साल कैसे रहे आपके लिए? नहीं, देखिए, मेरे लिए क्या, हम लोग तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन जनता के लिए बहुत बुरे रहे हैं। मतलब जनता कह रही कि हमारे लिए तो राम मंदिर ला रहे हैं, हमें कुछ और नहीं आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, किसी भी मार्केट में, मेरे कहने पर मत जाइए, किसी भी मार्केट में जाइए और व्यापारी से पूछिए कि आपका व्यापार 5 साल 10 साल पहले कितना था और आज कितना, वो बता देगा। नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन, ये 3 ऐसी बड़ी समस्याएं थी जिन्होंने उनका व्यापार पूरी तरह तबाह कर दिया। आज 10% भी व्यापार नहीं बचा उनके पास। तो समस्या गंभीर है, बट वही है, दिखाया जा रहा है, शाइनिंग इंडिया भी दिखाया जा रहा था, और उसका हश्र क्या हुआ हम सब जानते हैं। और अभी 3 महीने हैं, सरकार अगर समझ लेगी तो ठीक है, नहीं तो ये मुद्दा बहुत बड़ा बनने वाला है। अंतिम सवाल ये मेरा है, 2024 की तस्वीर किस तरीके से? 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, और थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो सरकार चली जाएगी। पर जिस तरीके से कार्ड खेलिए उन्होंने, जाति के भी खेलिए, राजस्थान में जैसे सीएम चेहरा ही बदल दिया, एक विधायक चुन लिए सीएम के तौर पर, तो क्या लग रहा है कोई मुद्दा बचने वाला है फिर? क्योंकि जनता तो वहीं पर ही जाएगी। अभी 4 राज्यों में वोट देख लेते हैं, अपोजिशन का और बीजेपी का। अपोजिशन को 9 लाख वोट ज्यादा मिले हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपोजिशन पूरी तरह खत्म हो गया है, बट उनका सिस्टमेटिक नहीं है, मैनेजमेंट उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर उन्होंने बढ़िया इलेक्शन लड़ा और मेन मुद्दों पे इलेक्शन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं टिक पाएगी। अगर मुद्दों पे नहीं हुआ तो फिर वो ट्रेनर है जो सभी को सिखाते हैं कि किस तरीके से राजनीति की जाती है। उन्होंने बता दिया कि 2024 में अगर विपक्ष ने मेन मुद्दे, जो जनता के मुद्दे अगर सॉलिड तरीके से, तकड़े तरीके से अगर पकड़ लिए, तो भारतीय जनता पार्टी 2024 में सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। पर देखना यही होगा कि तमाम हिंदुस्तान की नजरें 2024 लोकसभा चुनाव और आम मुद्दों पर रहेगी। क्या तस्वीर बन के आती है, ये बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।